तो बेटा आज हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंदर। एंड नेक्स्ट प्रोसेस का नाम हमारा फोटोसिंथेसिस। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है हेट्रोट्रोफिक और दूसरा होता है ऑटोट्रोफिक। और मैंने ऑटोट्रोफिक के अंदर आपको ये भी बताया था कि बेटा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड बनता है और वो फूड बनता है बिना किसी दूसरे पर डिपेंड रहे। मीन्स प्लांट के अंदर जब फूड बनता है वो एक्चुअल में बनता है किसके थ्रू है, एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मीन्स प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे एनिमल्स पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बेटा ये अपना खुद का भोजन सनलाइट को कैप्चर कर कर रूट के अंदर से पानी को लेकर और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर गैस दैट नेम इज कार्बन डाइऑक्साइड उसका इस्तेमाल कर कर ये अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें तो बेटा फोटोसिंथेसिस हमारा वर्ड ही अपना खुद बतला रहा है कि फोटोसिंथेसिस वर्ड इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड। द फर्स्ट इज फोटो एंड द सेकंड इज द सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है सनलाइट एंड सनलाइट मीन्स एनर्जी। आपने देखा भी होगा कि कहीं पर अगर छोटा सा होल होता है वहां से सूरज की रोशनी होती है और वहां पर हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने मिलते हैं जिसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअल में रेज के अंदर फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। और प्लांट्स करते क्या है, उन्हीं पैकेट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वो एनर्जी इन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होती है उन पर पड़ती है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर, जिसको हम C6H12O6 या ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस को, द फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ द एनर्जी। एनर्जी मीन्स सनलाइट। और देखो ये वाली बात भी जरूरी नहीं है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सिर्फ होती है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट हम शेडी एरिया में, या हम कह सकते हैं कि हमारे घर पर अगर 2 फ्लोर है तो नीचे वाले फ्लोर में हम कुछ प्लांट्स को रखते हैं जहाँ पर सनलाइट आती ही नहीं है, मगर वो प्लांट भी ग्रो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्लांट किस तरीके से ग्रो करते हैं। एक्चुअल में बेटा जो हमारे पास नॉर्मल लाइट होती है उस लाइट के अंदर आपको कुछ रेज देखने मिलती है और रेज होती है 7 तरीके की, जिसको हम विब्ग्योर्स नाम से जानते हैं। वॉयलेट, इंडिगो एंड ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड। तो इस तरीके का हमको अगर एक लाइट के अंदर देखें, एक लाइट के अंदर हमको बहुत सारी तरीके की लाइट देखने मिलती है। और अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटा हमको 3 ही लाइट की जरूरत पड़ती है, या एक्चुअल में 2 ही लाइट की जरूरत पड़ती है, ब्लू और रेड लाइट की। और ब्लू और रेड लाइट हमारे सनलाइट में प्रेजेंट होती है और नॉर्मल हमारे घर के अंदर जो CFL होती है, LED लाइट होती है, उनके अंदर भी हमको ब्लू और रेड कलर की लाइट देखने मिलती है। मीन्स ये वाली बात तो सच है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमको ऐसी लाइट चाहिए जिसके अंदर रेड एंड ब्लू लाइट हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी लाइट के अंदर रेड एंड ब्लू लाइट होगी तो उस लाइट का इस्तेमाल कर कर प्लांट फूड को तैयार कर सकते हैं। तो ये वाली बात सच है कि द प्लांट डज नॉट रिक्वायर ओनली सनलाइट, दे नीड ओनली लाइट एंड लाइट कंटेन ब्लू एंड रेड कलर। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास कि बेटा हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो मीन्स एनर्जी एंड सिंथेसिस मीन्स किसी चीज को बनाना। तो जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअल में लाइट का इस्तेमाल कर कर ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को बनाते हैं। अब एक्चुअल में बनाते क्या है, या अभी हम बात कर रहे हैं कि भैया सनलाइट एनर्जी लेते हैं, सॉरी जो प्लांट होते हैं वो एनर्जी लेते हैं। एक्चुअल में प्लांट एनर्जी लेते कैसे हैं उसको समझिए। प्लांट के अंदर सेल्स होती हैं, हमको अच्छी तरीके से पता है कि ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ द सेल, बिकॉज द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक लीफ है। अब उस लीफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम छोटा सा पार्ट काट रहे हैं और उसका अंदर देख रहे हैं कि ब्लैक डॉट बना रखा है, एंड दैट इज आर एक्चुअल में, ये समझ लीजिए कि वो एक सेल है। उस सेल को मैंने बाहर निकाला और उस सेल के अंदर देखा मैंने कि एक मुझको ऑर्गेनिल या सेल का पार्ट देखने मिलता है, और जिस सेल के पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही देखने मिलता है,
एनिमल सेल के अंदर नहीं देखने मिलता, या एल्गी में देखने मिलता है, या कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने मिलता है, क्योंकि कुछ एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट यही सब फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स ये अपना खाना सनलाइट को कैप्चर करके बनाते हैं। इसीलिए बेटा इनके अंदर हमको सनलाइट कैप्चर करने वाला ऑर्गेनिल मिलता है, और सनलाइट को कैप्चर करने वाला जो ऑर्गेनिल है दैट नेम इज द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में करता है क्या है, जितनी भी सनलाइट आती है, नॉर्मल लाइट आती है जिसके ब्लू और रेड कलर होती है, ये उस लाइट को कैप्चर कर लेना है। और कैप्चर एक्चुअल में कौन चीज करती है उस चीज को समझिए। भाई हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा अगर हम देखेंगे तो हमको जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, इसी तरीके का हमको फ्लूइड देखने मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब उस स्ट्रोमा के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की, भाई ये समझ लीजिए एक कॉइन, इसके ऊपर मैंने एक और कॉइन रख लिया, फिर इस वाले कॉइन के ऊपर एक और कॉइन रख लिया। इसी तरीके से अगर मैं कॉइन को पैरेलल रखता जाऊंगा तो एक छोटी सी बिल्डिंग बन जाएगी, और उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा, हम गरीना बोलते हैं। तो उसी बिल्डिंग के अंदर से अगर मैं एक कॉइन निकालता हूँ तो बेटा उस एक कॉइन को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट के अंदर coin like structure देखने मिलती है, and this coin like structure is known as the thylakoid। और बेटा थाइलेकोइड के ऊपर हमको क्लोरोफिल बिखरा हुआ देखने मिलता है। मतलब कहने का ये है कि जो प्लांट्स होते हैं ये एनर्जी को कैप्चर करते हैं, ये ट्रैप करते हैं। तो ट्रैप करते हैं किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। अगर हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट होता तो क्या होता, हम भी ऑटोट्रोफिक होते, मीन्स हमको भी जरूरत नहीं थी पढ़ने लिखने की। मीन्स क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता और कैप्चर करते, जैसे कि जादू होता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और अपनी एनर्जी बनाते थे, उस तरीके से हम भी ऐसा करते, मगर ऐसा होना ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ प्लांट के लिए ही ऊपर वाले ने ऐसा करा है कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डाल दिया, जिसकी वजह से वो सनलाइट को कैप्चर करता है। तो बेटा जो सनलाइट होती है वो आती है वहां पर थाइलेकोइड के ऊपर, थाइलेकोइड के ऊपर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर कर लेता है या ट्रैप कर लेता है। अब देखो क्या होता है कि रूट के अंदर अगर हम देखें तो रूट के अंदर एक वेसल होती है जिसका नाम है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल का काम होता है पानी को रूट से शूट के अंदर लेकर आना। शूट मतलब स्टेम में, ब्रांचेस में, लीफ के अंदर, इन सब के अंदर पानी आना कहाँ से, रूट से शूट तक किसके थ्रू आता है, जाइलम के थ्रू आता है, और यही हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम देखेंगे वाटर, तो वाटर रूट से आ रहा है, और क्या होता है, लीफ के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रोमेटा बोलते हैं। अब स्ट्रोमेटा समझ लीजिए क्या होते हैं। तो स्ट्रोमेटा ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हमारे पास एक रूम है और उस रूम के अंदर एक डोर है, और वो डोर रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज को अंदर से बाहर करने के लिए, या बेटा किसी चीज की बाहर से अंदर एंट्री देने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से जो लीफ होती है उनके सरफेस पे टाइनी पोर्स देखने मिलते हैं, और छोटे छोटे जो छेद देखने मिलते हैं, उन्हीं छेद को या पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटा बोलते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रोमेटा बनता कैसे। तो स्ट्रोमेटा को अगर मैं यहाँ पर बनाकर दिखाऊं तो स्ट्रोमेटा ऐसे बनते हैं। तो स्ट्रोमेटा बीन स्ट्रोमेटा जो होता है बेटा वो दो बीन शेप सेल से मिलकर बनता है, और उन बीन शेप सेल को बोलते हैं बेटा हम गार्ड सेल। जैसे कि एक बीन शेप सेल ये रही और एक बीन शेप सेल ये रही। बीन शेप मीन्स किसी बीज की तरह शेप किसी सेल की अगर हो तो उस सेल को हम बीन शेप बोलेंगे। जैसे हमारे पास राजमा होता है तो राजमे की शेप बिल्कुल ऐसी होती है। तो कहने का मतलब एक राजमा यहाँ पर रखा है, एक राजमा यहाँ पर रखा है, मीन्स एक बीन शेल यहाँ पर है और एक बीन शेप सेल यहाँ पर है। तो दो बीन शेप सेल आपस में जुड़ती है जब जाकर बेटा स्ट्रोमेटो को बनाती है। किसको बनाती है, स्ट्रोमेटो को बनाती है, स्ट्रोमेटो को बनाती है। स्ट्रोमेटा को अंदर हमको क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है। स्ट्रोमेटा के अंदर हमको ये क्या है, दिस ऑल आर द क्लोरोप्लास्ट। मीन्स ये वाली बात सच है कि जो हमारे पास स्ट्रोमेटा की सेल्स होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो स्ट्रोमेटा के अंदर सेल्स होती है उनके अंदर हमको बेटा क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है। क्लोरो
प्लास्ट देखने मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। और जो हमारे पास ये बीन शेप की सेल है बेटा, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स या गार्ड सेल्स। तो एक गार्ड सेल्स ये रही और एक गार्ड सेल ये रही, मीन्स दो गार्ड सेल आपस में मिलती है, जब जाके क्या बनता है, एक स्टोमेटा बनता है। तो याद रखना, एक स्टोमेटा किसके थ्रू बनता है, दो गार्ड सेल्स के थ्रू बनता है। अब समझिए, अगर हम देखें तो गार्ड सेल की शेप एक तो इस तरह की होती है और एक बेटा गार्ड सेल हमको कुछ ऐसी देखनी होती है। Wow. और बेटा इस शेप की सेल को हम बोलते हैं डम्बेल शेप। क्या बोलते हैं, डम्बेल शेप। वही लग रही है डम्बल की तरफ। तो कहने का मतलब ये है, एक डम्बेल शेप सेल ये रही, एक डम्बल शेप सेल ये रही। तो अगर हम स्टोमेटा के अंदर देखेंगे तो बेटा स्टोमेटा दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास कौन से, बीन शेप सेल वाले, जिनकी सेल की शेप बीन शेप की होती है। दूसरे हमारे पास होते हैं ऐसे जिनकी सेल की शेप डम्बल शेप की होती है। याद रखना, ऐसे सभी स्टोमेटा जिनके अंदर बीन शेप की सेल होती है, ये देखने मिलते हैं हमको डाइकोट के अंदर। किसके अंदर, डाइकोट के अंदर। और ऐसे सभी बीन शेप, ऐसे सभी स्टोमेटा जो बने हुए होते हैं डम्बल शेप की सेल से, इस तरीके के स्टोमेटा हमको देखने मिलते हैं बेटा मोनोकोट। इसमें मोनोकोट के अंदर। और मोनोकोट का, डाइकोट का एग्जांपल देखें, जैसे मैंगो, ठीक है, ग्राउंडनट। तो मैंगो हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास, मोनोकोट होते हैं। अगर हम डाइकोट होते हैं। और अगर हम मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट में अगर एग्जांपल देखें बेटा हम, जैसे हमारे पास मेज मीन्स मक्का। तो मक्का के अंदर स्टोमेटा ऐसा होता है। और अगर हम देखें मैंगो की लीफ में ग्राउंडनट मूंगफली जो होती है उसके पत्ते के अंदर, तो हमको कुछ इस तरीके का स्टोमेटा देखने मिलता है। तो याद रखना, स्टोमेटा दो तरीके का होता है। द फर्स्ट इज बीन शेप एंड सेकंड इज डम्बल शेप। इसे समझ में आ गया। नेक्स्ट बात आती है कि बेटा अगर स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर वाटर बढ़ता है, अगर स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर वाटर बढ़ता है तो स्टोमेटा की सेल हो जाएंगी कुछ इस तरह की, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो पोर बना है, इस पोर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अगर जानी होगी तो वो इजीली एंटर हो जाएगी। अगर स्टोमेटा की जो गार्ड सेल है उसमें पानी नहीं भरा हुआ होगा तो जो हमारे पास गार्ड सेल है वो ऐसी रहेंगी हमेशा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर बीच में कोई भी ओपनिंग नहीं है। और ओपनिंग नहीं है तो इस समय हमारे पास जो स्टोमेटा है वो क्लोज स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज स्टोमेटा। और बेटा स्टोमेटा क्लोज तभी होते हैं जब हम प्लांट्स को पानी नहीं देते। कहने का मतलब प्लांट्स को पानी क्यों देना है, इसलिए देना है ताकि के उनकी जो गार्ड सेल्स होती है उनके अंदर वाटर जाए और वो गार्ड सेल आपस में फ्लैशेड हो जाए, जिसकी वजह से बीच में एक पोर बने और उसी पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लिए जाए। तो अब यहाँ पर समझो कि सबसे पहले क्या हो रहा है, रूट से वाटर आ रहा है और ऊपर से क्या हो रही है, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो होगा कैसे, एक्चुअल में ऐसा होगा कि हमारे पास वाटर है H2 और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर हम बना पा रहे, और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं मेनली, सनलाइट, या हम बोल सकते हैं यूवी रेज और क्लोरोफिल। और बनेगा क्या यहाँ पर, C6H12O6। तो C6H12O6 बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगी। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करना हो, भाई हमारे पास कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने बेटा 2, तो यहाँ पर इसको 12 कर दो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लगा दो 6, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने 1 और यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर लगा दो 6। तो जब 6 वाटर के मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज और वी कैन से सनलाइट आपस में रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर
ठीक है ना, 6 2 जा 12, तो 6 यहाँ पर होगा और 6 यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा दिया हमने 6 यहाँ पर, तो 6 2 जा 12। तो याद रखना बेटा, एक जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें 6 तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 बनते हैं वो 6 बनते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, एक बनता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। किसके थ्रू? जब हम 6 पानी के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेंगे। तो ये वाली बात ध्यान रखना। कुछ रिएक्शंस किताबों के अंदर ऐसी भी लिखी हुई है, कुछ किताबों के अंदर रिएक्शंस ऐसे भी लिखी हुई है कि हमने यहाँ पर लिया है 12 तो हमने ले लिया वाटर के मॉलिक्यूल और 6 ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, और रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, और बनना है C6H12 और 6 एंड 6 बनने हैं O2 एंड बेटा 6 बनने हैं H2O। तो कुछ किताबों के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ऐसी भी लिखी हुई है, कुछ किताबों के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ऐसी भी लिखी है, मर्जी है चाहे जैसे बना। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो भाई, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसकी प्रेजेंस में है? अल्ट्रावायलेट रेज की। अल्ट्रावायलेट रेज जब इन दोनों पर पड़ी तो इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया किसने? ग्लूकोज के अंदर। एंड ग्लूकोज इज व्हाट? इट इज an ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट इज an ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस को इसीलिए बेटा हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो याद रखना एक्चुअल फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें भाई किन किन चीजों की पड़ी, मीन्स द फैक्टर्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों की जरूरत पड़ी। तो बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर देखें हम तो हमको मेनली एक तो क्लोरोफिल की जरूरत पड़ी, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ी। दूसरा हमको अल्ट्रावायलेट रेज या हम कह सकते हैं लाइट की जरूरत पड़ी। और तीसरा हमको वाटर के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी। और चौथा हमको CO2 की जरूरत पड़ी। तो याद रखना ये सारे के सारे हमारे पास फैक्टर हैं जिनकी आवश्यकता हमको फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जरूरी होती है। मीन्स इफ एनी फैक्टर एब्सेंट सो देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रिक्वायर दिस ऑल फैक्टर्स। ठीक है, तो याद रखना इन सब चीज को। देखो बेटा, अगर हम ये देखें कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो मेनली फोटोसिंथेसिस के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर? तो पहला स्टेप जो होता है बेटा, पहला स्टेप जो होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है? यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। मीन्स सबसे पहले क्या होगा? लाइट एब्जॉर्ब होगी बाय द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल। तो पहले स्टेप हमारे पास क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा स्टेप जो आता है बेटा हमारे पास, द सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन। सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन। और कन्वर्जन अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर केमिकल, यहाँ पर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। या हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो या तो आप कह दो कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक केमिकल्स, या आप ये वाली बात भी कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये हो गया। एंड द लास्ट स्टेप इज reduction। अब देखिए बेटा हमारे पास आता है लास्ट स्टेप, दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड दैट नेम इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है किसी केमिकल के अंदर ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना या किसी केमिकल के अंदर हाइड्रोजन का
वो सॉरी ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, दैट इज नोन एज द रिडक्शन। और देखो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो याद रखना फोटोसिंथेसिस में मेनली 3 स्टेप होता है। द फर्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन and the second is the conversion, the last one is the reduction. So these all are about the photosynthesis step. तो अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं फोटोसिंथेसिस की, कैसे कैसे पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इनिशियल केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इनिशियल केमिकल इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सो वी कैन नॉट सर्वाइव। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे बेटा तो आज पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो स्ट्रोमेटा पोर्स होते हैं, स्ट्रोमेटा पोर्स के बीच में डस्ट के पार्टिकल इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पाती है, ना ही लाइट जा पाती है, और उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब ये है वी शुड डिक्रीज द पोल्यूशन। तो अगर हम पोल्यूशन को डिक्रीज करेंगे तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस अच्छी खासी होगी, जिसकी वजह से हमको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारे का सारा फोटोसिंथेसिस के बारे में आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।